अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। न्यूज़ रूम के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की हम बात करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए उनकी सरबराही में आज समाअत जारी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या है ये भी आपको बताएंगे और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अब तक क्या कहा, क्या उनकी जानिब से रिमार्क्स किए गए, ये सब आज के न्यूज़ रूम में आपको बताएंगे। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज और हमास के दरमियान जंग तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। मगलाकतें, मौजूदा हालात, तमाम तर सूरत हाल जानने की हम आज के न्यूज़ रूम में कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो इस वक्त दुनिया का रद्द-ए-अमल है, कौन अब क्या कह रहा है, पहले खुद क्या करता रहा, ये भी जानेंगे। इस वक्त नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला जारी है और कल के दिन हमारा भी एक मैच होने जा रहा है। तो ओवरऑल वर्ल्ड कप का ये 6th मैच कैसा जा रहा है, किस टीम की क्या कारकर्दगी है और हमारी मजमूई तौर पर क्या कारकर्दगी नज़र आ रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के फुल कोर्ट की जो समाअत है उसका जिक्र कर लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त भी जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ उस मरीज को जो बचाएगा और मरीज के मरने का इंतज़ार किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि जो शख्स मौजूद है वो डॉक्टर नहीं। पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये बराह रास्त मनासिर भी आप देख रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये फुल कोर्ट बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है, जो कि आप मनाज़िर भी देख रहे थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या है, इस हवाले से भी हम आपको बता देते हैं। 28 मार्च 2023 में वफाकी काबीना का इजलास हुआ और अदालती इस्लाहात के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। काबीना ने असखुद नोटिस को रेगुलेट करने के मुसवदे की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस असखुद नोटिस का फैसला करेंगे। 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक देने की भी तजवीज़ दी गई है। अपील को दायर के 14 रोज़ बाद समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। तो ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके हवाले से हम आपको बता रहे थे। आज इस हवाले से फुल कोर्ट बेंच समाअत भी कर रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये समाअत अभी भी जारी है। यकीनी तौर पर इंतहाई अहम नौयत का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट चलेगा किस तरह, उसके प्रोसीजरल रूल्स क्या होंगे। अब एक बहस ये हो रही है कि मास्टर ऑफ रोस्टर एक शख्स को रहना चाहिए या फिर इस पावर को डिवाइड कर देना चाहिए, और दूसरी बात ये हो रही है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 191 में जहाँ ये वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात को खुद तय करेगा, मे मेक द रूल्स, वहाँ वो किस तरह एक सादा कानून साजी के जरिए इस मामले को डिक्टेट कर सकते हैं। आज भी दिन भर इसी पर दलाइल होते रहे और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद जुबैरी, उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ, चीफ जस्टिस बरहम हुए, रिमार्क्स दिए कि माजी में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल सही हुआ या गलत। बतौर सुप्रीम कोर्ट बार आपकी क्या राय है? अगर मगर नहीं बल्कि सीधा जवाब दें। चीफ जस्टिस इजाफी कागजात जमा करवाने पर आबिद जुबैरी पर बरहम हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने कहा था तहरीरी दलाइल पहले दायर कर देना, ये अब आ रहे हैं। क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे ही होता है? उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि वकला बज़ाहिर ये लगता है ये चाह रहे हैं कि हम इस मामले को ना समेटें, बल्कि ये केस आज भी चलता रहे और इस तरह 184(3) के जो मुकदमात हैं उसका बोझ अदालत पर रहे। आप नहीं चाहते कि ये केसेस हम किसी तरह ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसे ही। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने भी अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया तो इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त ना देने पर एतराज़ उठा दिया, जिसपे चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान कुछ तलखी भी हुई। क्या तलखी रही और क्या मुकालमा रहा, ये सुनिए आप। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब का जो आप कह लीजिए कि मौक़िफ़ था कि लिखा गया था कि उन्हें सुना जाएगा, वो चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ के भी सुना दिया। अब बज़ाहिर जो वकला हैं वो भी आपको कुछ फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। एक तो लाइव स्ट्रीमिंग का भी प्रेशर है, यकीनी तौर पर होना भी चाहिए। खैर ये मामला जाएगा किस तरफ, आज भी ये कहा गया है कि इसको देर तक सुनेंगे लेकिन निपटाएंगे। डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद आदिल साहब से, डायरेक्टर नॉर्थ हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें बराह रास्त ज्वाइन करें। थैंक यू आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये वो किसी ने सवाल पूछा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क होगा, तो बज़ाहिर तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका तो जवाब निज़ाम अदल से मुताल्लिका है। आम आदमी की ज़िंदगी पर असर नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर अहम नौयत का मामला है। अब सुप्रीम पार्लियामेंट है, एक तरफ से आवाज़ आती है और दूसरी तरफ से फिर रिमार्क्स की सूरत
बहुत एहतराम के साथ दलाइल आते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, तो ये फिर बड़ी थिन लाइन पे फैसला होगा। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ख़ास लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर राइट ऑफ अपील मिल गया तो कुछ लोगों के मसाइल जो हैं वो ज़रा जल्दी हल हो जाएंगे। जहाँ तक इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी का ताल्लुक है, देखिए एक चीज़ तो जो आज जजेस के जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं उससे चीज़ समझ आती है, वो ये है कि अब तरीकाकार पे इख्तलाफ है। ये पार्लियामेंट तरमीम भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सिर्फ वो क्या एक्ट ऑफ कानून जो एक्ट ऑफ उसके तहत कर सकती है कि नहीं कर सकती, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, या फिर वो आइन में तरमीम के तहत करती है। अब जो हमने आज जजेस के दरमियान जो आज काउंटर जो है आर्गूमेंट सुने हैं, यानी कि एक पार्लियामेंट की सुपरमेसी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, चीफ जस्टिस खुद जो है वो मुसलसल पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, वो स्पेसिफिक जो 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 191 के तहत जो है उसका हवाला देकर अदालत के काम में मदाखलत को जवाज बना रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट इस तरह से कानून साजी करेगी तो उससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियार हैं उसके ऊपर जो है वो कतगन है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर पार्लियामेंट, यही पार्लियामेंट अगर उसके पास 2/3 अक्सरियत होती और वो कोई फैसला करती तो तब भी ये मुमकिन हो सकता है। अब सिर्फ बात टेक्निकल उस पे है कि क्या कानून साजी के जरिए तरमीम हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर अच्छा इसमें इसको जरा सादा कर लेते हैं। जो उसकी नीयत है, आज के दिन ये रिमार्क्स भी दिए गए कि नीयत पर तो शक नहीं है, पार्लियामेंट ने खुलूस नीयत से या नेक नियति से इस कानून को इनिशिएट किया। स्पिरिट ठीक है, और ये स्पिरिट जो पूरा फुल कोर्ट है वो उसको एड्रेस कर रहा है। बस उसमें राय ये पाई जा रही है कि वो 191 में जहां सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स है उसको अमेंड किए बगैर पार्लियामेंट कैसे रास्ता दे सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है एट द एंड ऑफ द डे इस स्पिरिट को अडॉप्ट करते हुए पार्लियामेंट के इस मामले को रोक कर के ये इन्होंने एक्सीड किया, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स, हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं अज खुद, और ये 3 रुकनी या 5 रुकनी या 7 रुकनी कमेटी के जरिए हम एक फाइनल ड्राफ्ट देंगे एंड देन हम इसको फॉलो करेंगे। ये शायद एक सूरत निकलती नजर आ रही है, मोहतात अंदाजा मेरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अब तक की जो हमने जो ग्राउंड रियलिटीज देखी है, चीफ जस्टिस ने अपने जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है वो 2 जजों सीनियर जजेस से मशावरत की थी। वो ये इसी जो बिल है इसकी रूह के मुताबिक वो अज खुद उन्होंने जब उन्होंने ओथ लिया उसके बाद से मशावरत शुरू कर दी। दूसरा, उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर सारे मामले को प्रोसेस में करने के लिए। उसमें भी आप देखें जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह है, ये दोनों चीफ जस्टिस, दोनों जो जजेस हैं ये एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हवाले से बात करते हुए हमने उनके रिमार्क सुने हैं, और दूसरे जो है वो कानून और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये इस बिल को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत यही है कि ये बिल दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाए कि इसके ऊपर प्रॉपर जो तरीकाकार है, अगर इसमें आइन में कानून तरमीम करनी है तो उसके मुताबिक जब इसकी 2/3 अक्सरियत जिसके पास हो पार्लियामेंट में, उसके बाद इसमें आइन में तरमीम की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज अडॉप्ट हो जाएगी, अडॉप्ट होगी, क्योंकि उसके स्पिरिट पर तो देखें ना आर्गुमेंट खत्म हो गया। अब आज एक चीज बड़ी बार बार आयशा मलिक साहिबा ने भी, बल्कि मुसरत हिलाली साहिबा ने भी बात की, फिर मंदुखेल साहब भी इस तरफ इशारा करते रहे, मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल हसन साहब तो पहले दिन से इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ये अडॉप्ट कर लिया इस सादा कानून साजी को, जो कि ऑलरेडी पार्लियामेंट उनकी राय में रिमार्क्स की सूरत के एक्सीड किया अपने जो प्रोग्रेटिव है उससे, अगर इस सादा कानून साजी को अडॉप्ट करते हैं तो ये एक फ्लड वे, गेट वे खुल जाएगा, जिसके बाद फिर हर सादा कानून साजी जो है वो इस फैसले के नज़ीर के तौर पर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये भी तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन माजी में ऐसी वैसे माजी में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस के फैसले देखे हैं कि माजी में उन फैसलों को किसी और तरीके से हैंडल किया गया और बाद में फिर उस जो कहे, अब जब से लाइफ टाइम जो है वो नाअहली है, उस पर जस्टिस अता बंदयाल खुद उसके ऑथर थे उस फैसले के, लेकिन बाद में वो खुद ही उस जो है उसके खिलाफ भी गए कि ये लाइफ टाइम नहीं होनी चाहिए।
तो ये वक्त के साथ साथ, वक्त और हालात के साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो है मामलात उसमें तब्दील होते हैं। जैसे अब आज बात हो रही थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच बनाता है तो उससे जो केस का फैसला है उसके वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो जिसपे इजाजुल हसन ने कहा कि अगर 3 जजेस भी होंगे तो उससे भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो ये इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। हमने माजी करीब में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा है कि वो एक मखसूस किस्म के बेंच बनते रहे हैं और के अमल से गुजरता रहता है की वजह से। आखिर में आदिल साहब, मैं जरा आपसे जानना चाह रहा हूं कि यकीनी तौर पर वक्त कुछ गुजर चुका है, वो जो एक मामलात थे, खिंचाव की सी सूरत हाल थी, कुछ इख्तलाफात की भी खबरें आती थी, सारे मामलात थे, अब विद टाइम और ये ओपन कोर्ट होना, फुल कोर्ट का ओपन कोर्ट हो जाना, इससे कुछ आपके पास क्या खबरें हैं? माहौल अब बेहतर हुआ है? एक को एग्जिस्टेंस का, वर्किंग रिलेशन का सा माहौल आपको नज़र आ रहा है? आप क्या जज कर रहे हैं और ख़बर क्या आपके पास? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो काजी फैज़ ईसा ने बड़ा अच्छा, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि उन्होंने अपने 2 सीनियर जजेस की मशावरत से बेंचेस तश्कील देने शुरू किया। आज खुद उन्होंने ये मशावरती अमल शुरू किया। बाद में जो है 2 मुख्तलिफ राय रखने वाले जजेस के पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बनाई जो बाकी जो पेंडिंग केसेज है उनका फैसला कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस तमाम जजेस को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अब तक अपने जो भी फैसले हैं, जो भी इकदामात हैं, उससे इस चीज को साबित किया है कि वो चाहते हैं कि तमाम जजेस मिलकर एक लाइन ऑफ डायरेक्शन पे चले और जो सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस है, जो टॉप प्रायोरिटी है काजी फैज़ ईसा की, वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो जाए ताकि जो है जो आवाम को रिलीफ मिल सके। तो ये मेरे हिसाब से तो ये है। अब कुछ जजेस, चूंकि देखे ना, ये कुछ सिनेरियो अभी 1 साल तक तो यही सिस्टम चल रहा है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उसके बाद जो सिनेरियो चेंज है ना उस वक्त अगेन ये फिर वेरी करेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये लग रहा है कि वो जो ताकत है या इख्तियार है वो एक शख्स के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस में तकसीम होती नज़र आ रही है। इनिशिएटिव जो लिया गया है या जो इनिशियल एक्शन है उसके तहत। थैंक यू सो मच आदिल साहब, थैंक यू सो मच इस मामले पर बात करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ये मामला है, सब जुडियस है, तो हम इसके फैसले और उसके दीगर जो मामला हैं उसको लेकर को बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करते, लेकिन अब तक की जो रीडिंग है उस पर अब क्या मुमकिन इक़दाम हो सकते हैं। समाज जारी और आगाज जा रहा है, आज रात तक भी करना पड़ा ना, अपने नाज़रीन को देंगे। क्या लगता है उबैद, कब तक समाज जारी रहेगी? वो तो कह रहे हैं आज जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक तो समाज जारी रहेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं, इसमें फर्दर क्या अपडेट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम साइफर केस की बात करते हैं जहां पे चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी और खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन तारीख मुकर्रर कर दी है। वकला में चालान की कॉपीज भी तकसीम हो गई हैं। चेयरमैन पीटीआई ने चालान के नकुल वसूल नहीं किए, दस्तखत से भी इनकार किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि किस चीज़ पर फर्दर जुर्म लगाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जुर्म क्या किया है? क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है? तो साइफर केस जिससे मुतालिक हम आपको बता रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके खिलाफ जो है वो एक डेट फाइनल हो गई है। इसके साथ साथ फर्द जुर्म लग जाएगी 17 तारीख, फर्द जुर्म 17 तारीख को लग जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील में रियासत को फरीक बनाने की दरख्वास्त पर भी ये फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर अदालती हवाला देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा चाहते हैं कि केस में रियासत को भी फरीक बनाया जाए। अलबत्ता इस मामले को जो है वो महफूज कर लिया गया है। इस मामले पर जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज हो गया है। अपील में रियासत को फरीक बनाने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज है और जो सज़ा मुअत्तली का मामला है तोशाखाना फौजदारी का, उसको भी महफूज कर लिया गया है। अब कुछ रेलेवेंट केसेस को रीड करने के बाद, उनके जो जजमेंट्स हैं उनको रीड करने के बाद कहा जा रहा है कि ये फैसला आ जाएगा। एक और मामला आपके साथ शेयर करते हैं कि सदर वज़ीर आज़म वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बड़ी दो टोक जो है वो आप कह लीजिए कि एक ज़ाब्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम अलबत्ता चला सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से हतमी ज़ाब्ते अखलाक पर मुशावरत का भी फैसला कर लिया है। 11 अक्टूबर को इस सिलसिले में एक बैठक लगेगी, दावतनामे भेज दिए गए हैं। मुजव्वज़ा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक सरकारी ख़जाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर
कुल्ली तौर पर पाबंदी होगी। सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतजामिया से मशरूत कर दी गई है। तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और सरकारी इमलाक पर सियासी जमातों के परचम लगाने पर भी पाबंदी होगी। तो कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनल किए गए हैं। अब देखना यह है कि इन रूल्स को किस हद तक फॉलो किया जाता है और किस तरह से जो इलेक्शन कैंपेन है उसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ रूम में और एक बहुत हसास मामले पे हम बात करने वाले हैं। दुनिया भर के लिए संजीदा मामला, दुनिया भर के लिए हसास और संजीदा मामला। हमास के हमलों में जनाब 700 इसराइली हलाक हुए हैं, 2200 से ज़ायद जख्मी हुए हैं और मरने वालों में सीनियर फौजी, कर्नल और एक डिवीजन का सरबराह भी शामिल है। इसराइल और हमास के दरमियान तीसरे रोज़ भी ये लड़ाई, ये जंग जारी है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जिससे 493 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 2800 के करीब ज़ख्मी हैं। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। इसराइल का पुलिस स्टेशन का कंट्रोल हासिल करने का भी दावा सामने आया है, जबकि लबनान की हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजी चौकी पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। 1,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट ये जारी की गई है जिसमें ये फिगर्स जो हैं वो बताए गए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। ये कशीदगी कहाँ तक पहुँची है, आलमी सतह पे क्या रिएक्शन सामने आ रहा है और क्या असरात इसके मुरतब होंगे। लेकिन एक ब्रेक पे अभी हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर फिर बात करते हैं। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि इसराइली फ़ौजी हुकाम ने जंग से मुतल्लिक ब्रीफ किया है जिसमें यह बताया है कि गज़ा के अंदर तकरीबन 1000 अहदाफ पर हमला किया गया है। हमास के लोग इसराइल में 8 मकामात पर लड़ रहे हैं। गज़ा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया गया है। गज़ा को बिजली, खुराक और ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इसराइली फ़ौजी हुकाम जंग से मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे और ब्रीफिंग के दौरान ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन उनकी जानिब से दी गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा है कि 1,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 74,000 के करीब स्कूल्स में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने हमास के अचानक हमले के जवाब में गज़ा पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं, ताहम गज़ा में अभी तक किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुँची है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि तिब्बी इमदाद की अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो गज़ा पर जो बमबारी हो रही है वो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ गज़ा में बिजली का एक ही पावर प्लांट है जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि ईंधन उसे नहीं दिया जाएगा। गज़ा का ज़्यादातर बिजली का जो इन्हिसार है वो इसराइल पर है। रोज़ाना 120 मेगावाट बिजली इसराइल से ख़रीदी जाती है, जबकि रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने गज़ा को बिजली भी मुनक़ता कर दी है। फ़लस्तीन के पास बिजली घर चलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिन का ईंधन बाकी है। जो फ्यूल की सप्लाई है उस पर भी नाका लगा दिया गया, उसको भी रोक दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो बिजली बेची जाती है कुछ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 120+ मेगावाट्स, उसका भी सिलसिला रुक गया है। तो एक तरह से हर चीज़ जो है वो रोकी जा रही है, बंद की जा रही है। दूसरी तरफ अगर ये जंग नहीं रुकी तो बिजली का एक बड़ा बहरान गज़ा में पैदा होने वाला है। यकीनन एक बड़ा बहरान भी पैदा होने वाला है और इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो गज़ा को मुकम्मल तौर पर इसराइल की जानिब से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्रश करने की कोशिश की जा रही है। हमास के अचानक हमलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि मईशत को भी हिला कर रख दिया है। इसराइली मरकजी बैंक ने $30 बिलियन की गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का फैसला किया है। तो यकीनन ये जंग जो है वो मईशत को भी मुतासर करेगी और इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी बताया जा रहा है कि इसराइल की जानिब से अब लिए जा रहे हैं। इसराइल और हमास जंग के आलमी मंडी पर भी असरात होंगे। खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% तक इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ब्रेनेट खाम तेल की कीमत 4.53% इजाफे से $88.41 फी बैरल तक पहुंच गई है। WTI की कीमत में 4.69% इजाफा हुआ है। फी बैरल कीमत $88.67 हो चुकी है, जबकि बैंक ऑफ इसराइल ने पहली बार $30 अरब ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान किया है। तो जब जंग होती है तो ये जो आलमी मार्केट है, आलमी मंडी है, उधर खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अभी पिछले दिनों ये मार्केट डिप ले रही थी, सस्ता हो रहा था यहाँ पे तेल, फिर जंग हो गई और अब इस जंग का फ़ायदा जो है
वो ऑयल प्रोड्यूसर्स को भी हो रहा है। तो और मुतासिर जंगें है क्यों वो होती हैं, तमाम हमें ये सवाल भी ममालिक होंगे। पूछना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास था वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ है। सलामती काउंसिल में इसराइल के हक़ में कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकी और ना ही कोई मजम्मती बयान या एलामिया जारी हुआ। अमरीका ने इसराइल पर हमास के हमले के मामले पर सलामती काउंसिल के इजलास में इत्तफ़ाक़ राय न होने पर इजहार अफसोस किया। इजलास के दौरान रूस ने सलामती काउंसिल के दीगर रुकन ममालिक से इत्तेफाक नहीं किया। तो इस तरह से अमेरिका अपने वो रॉक सॉलिड जो पार्टनर है, जिसे सदर बाइडन ने कहा, उसके हक में कोई करारदाद मंजूर नहीं करवा सके। बड़ी अजीमत है। बिल्कुल ऐसी है। इसराइली फ़लस्तीनी जंग में थाईलैंड के शहरी भी हलाक हुए हैं। 12 थाई शहरी हलाक हो गए हैं। अब तक 8 जख्मी हुए हैं, 11 लापता हैं। इसराइल में 30,000 थाई शहरी मुकीम हैं, जबकि गजा में 5,000 थाई शहरी रिहाइश पजीर हैं। पोलैंड ने भी अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे टिकट्स के लिए भी जंग का सिलसिला जारी है। तो केओस है एक जो कि इस वक्त जारी है। जंग का आज तीसरा रोज है और इसके साथ साथ इसराइल की हमास के हमले को 9/11 जैसा वाक़या करार देने की जो कोशिश है, हमास के हमले 9/11 जैसे हैं, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। तर्जुमान इसराइली फौज मेजर नेयर दिनार, पहले कभी एक हमले में इतने इसराइली नहीं मारे गए, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया। तो 9/11 जैसा हमला ये करार देने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हाँ, इसमें सॉरी कता कलामी की माजरत, लेकिन ये इन शॉर्ट जब 9/11 आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद आप फिर एक ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं कि जहाँ से फिर आप आगे जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक और तरीक़ा वारदात है ये 9/11 के ज़रिए इसको लिंक करके और फिर अरब की तरफ आने का, और ख़ास तौर पर ये फ़लस्तीन के मामला, फिर दूसरा ओपेक के मामला में सऊदी अरब के साथ भी मामला ख़राब चल रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिन इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इस एक इसराइल फ़लस्तीन के मामले को लेकर नहीं बल्कि दुनिया का जो नक्शा है उसको लेकर आपके बहुत सारे जो दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान जो रिफ्ट नज़र आएगा वो आपको शायद समझ भी आए। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, भारत और दीगर ममालिक ने इसराइल से इज़हार यकजहती किया है। इट्स वेरी नेचुरल। इसराइल के हामी ममालिक ने कभी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मजम्मत नहीं की। चीन और रूस ने फ़लस्तीन और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। तो इसमें जो सेनर वर्जन है या वाइज वर्जन है वो ये है कि जी आप जंगबंदी करें और इस कॉन्फ्लिक्ट को संभालें या सुलझाएं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं और वो अमेरिका जैसे लोग हैं या यूके जैसे, कनाडा जैसे लोग हैं जो इंडोर्स कर रहे हैं इसराइल। बिल्कुल ऐसी है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो उन्होंने इमदाद भी प्रोवाइड करने की बात कर लिया। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक ने पिछली 2 दिहाइयों में इराक, शाम, अफगानिस्तान और वियतनाम में जो तबाही मचाई, क्या वो दुरुस्त अमल था, ये सवाल किया गया है। अमेरिका और नेटो की दरअंदाजी से इन ममालिक में मजमूई तौर पर 10 लाख से जायद लोग जान की बाजी हार गए हैं, जबकि दहशतगर्दी खत्म करने के नाम पर और इन ममालिक को तबाहाल करके जो चले गए हैं, अब तक ये ममालिक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर आज़म की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म की मुशीर इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक का एक बयान सामने आया। वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिए। मिशाल मलिक की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इस पर हम बात करेंगे मज़ीद, लेकिन अभी एक ब्रेक पे हमें जाने अज़ान मग़रिब के लिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। दिन भर की 20 अहम खबरें आप जान चुके हैं। इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में जारी है। न्यूजीलैंड और इस वक्त नीदरलैंड्स का मैच हो रहा है। एक इनिंग्स पूरी हो चुकी है। ना सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं, ना क्रिकेट फैंस हमारे जा सकते हैं, बल्कि जो इक्का दुक्का लोग चले गए थे उनका भी उन्होंने जीना मुहाल कर दिया और वो वापस आ रहे हैं। मारूफ पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं ज़ैनब अब्बास, उन्हें धमकियाँ मिली और इसके बाद वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई। वर्ल्ड कप कवरेज के लिए वो भारत में मौजूद थी, लेकिन भारतीय इंतहा पसंदों ने उन्हें धमकियाँ दी और मकामी अदालत में उनके खिलाफ साइबर क्राइम के मुकदमे की दरख्वास्त भी दे दी है। तो ज़ैनब अब्बास ने हिफाजती इक़दाम की बुनियाद पर भारत छोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि अब वो भारत से दुबई। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ये मसला है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए हम इंडिया चले भी गए, इंडियन टीम एशियन क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आई। हमारे PSL के लिए जो प्रेजेंटर्स आते हैं वो इंडियंस होते हैं। एशिया कप के लिए जो प्रेजेंटर्स आए थे वो भी बड़ी तादाद में इंडियंस होते हैं। तो हम खाना शाना खिलाते हैं, हाथ पकड़ के आपको दिखाते भी हैं कि मोहब्बत का इज़हार करते हैं। आपके यहाँ थोड़ा सा कुछ मसला है, ज़र्फ़ की कमी है, तो उसके लिए पता करें अपने बड़ों से क्या खाया जा सकता है कि आपकी ये कमी जो है वो बेहतर हो, थोड़ा आप इंसानियत की तरफ लौटें। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि टीम को तो पाकिस्तान से जाने ही नहीं चाहिए, यानी इंडिया की तरफ जाने नहीं चाहिए था हमें, लेकिन अब चले गए हैं तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी है वो इंडिया की जिम्मेदारी है, कुछ हुआ तो देख लेंगे। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि अब टीम क्योंकि भारत में मौजूद है तो जो तमाम तर सिक्योरिटी जिम्मेदारी है वो भारतीय हुकूमत की है। वो क्या कह रहे हैं, वो ज़रा सुनिए। I was personally of the opinion कि हमें टीम
नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन अगर गई है तो दैन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुकूमत इंडिया की बारी है कि दे हैव टू इंश्योर सिक्योरिटी नॉट ओनली ऑफ द ऑल पीपल बट किसी भी क्रिकेट टीम की जो गई हुई है। हमारे पास जो टीमें आती हैं आपके सामने हमने उनको पूरी VVIP सिक्योरिटी दी है और अल्लाह के शुक्र से पिछले 2 साल में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। लाइकवाइज वी विल इंश्योर, और मेरी ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत भी उनसे बात कर रही है, जो भी थ्रेट है इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू इंश्योर कि वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और क्रिकेट टीम बिल्कुल बाहिफाजत मुल्क वापस आनी चाहिए। खेल के मैदान से हम आपको खबर देंगे और इस पे हम बात भी करेंगे। हमारे स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला कल अब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, तो कल तक के लिए ये समाअत मुंतकिल हो गई है और मुलतवी भी हो गई है। कल सुबह 11:30 बजे अब ये समाअत जो है आज भी हालांकि ये इंप्रेशन दिया गया था कि इसको कंक्लूड करेंगे और गुज़श्ता जो समाअत थी उस पर भी ये इंप्रेशन था कि इसको कंक्लूड करेंगे, लेकिन आज जिस अहम नुक्ते की तरफ चीफ जस्टिस साहब ने इशारा किया कि वो कला नहीं चाहते कि इसको कंक्लूड किया जाए और कोशिश होती है कि वो जवाब में उलझे रहें और उलझाए रखें और फिर अपने पॉइंट्स को रिपीट भी करते रहते हैं। तो खैर इस वजह से एक ज़रा मामला तवालत अख्तियार कर गया। कल सुबह 11:30 बजे देख लेंगे क्या होता है। अभी जो हो रहा है इंडिया में उसकी ज़रा हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे। एक तरफ मेरे चौधरी अशरफ साहब बैठे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनका वीज़ा नहीं आया अभी तक इंडिया से, और इन जैसे कई और जर्नलिस्ट हैं जिनका वीज़ा नहीं आया, ये भी एक मिसाल है। दूसरी तरफ हमने बिठा दिया उसामा मान साहब, जिन्हें आप PNN पे देख रहे हैं, PNN के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, और छाए पड़े हैं मान साहब, और मान साहब छोड़ नहीं रहे हैं, किसी एक बॉल को भी नहीं जाने दे रहे। एक बॉल आपके मतलब नजर है उस पे, दांतों से पकड़ के रखा है आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है सर हमारा। यही होता है, फिर पैसे पूसे बना लीजिएगा अच्छे। मैं जरा चौधरी साहब से शुरू करता हूँ आपकी इजाजत से। चौधरी साहब, वीज़ा नहीं आया ना? हाय, जो हाल हो रहा है हमारे सहाफ़ियों का वहाँ पर ज़ैनब के साथ जो कुछ हुआ है, अब ना भी वीज़ा ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उनकी मेंटालिटी का पता चल गया कि वो बड़े कमज़र्फ लोग हैं और कमज़र्फ लोगों से अब तोक़ो करनी कि वो हमें वीज़ा दें, इससे बेहतर है कि वो हमें वीज़ा ना दें। अच्छा, एग्जैक्टली हुआ क्या है? लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि हमें पता चल गया, ये तो हमें बहुत पहले से पता था। देखिए, हिंदू कभी भी आपका नहीं हो सकता। इंडियंस वहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत है। आप जी शाह को देख लें, उनका दूसरे इंतहा पसंदों की हुकूमत है इंडिया पे, इंडिया मुल्क है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर नहीं वीज़ा मिलता ना मिले, देखिए हमने यहाँ बैठकर अपना हक लेना है और ICC को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि ICC पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जब तक भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता, भारत को कोई इवेंट अलॉट ना किया जाए। ये बात जरूरी है क्योंकि जब इवेंट अलॉट करने वाला खुद इंडिया है। ICC तो है नहीं, BCCI है। वो सर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा क्योंकि इस वक्त टेंडर चलता है ना, बारी बारी है। अब बारी है ICC में और ACC में, उसकी बारी है और उसका टेंडर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद सर क्या बात करते हैं। एहसान मानी साहब ने जितना पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, आप क्या बात करते हो। आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान टीम को वापस बुला लो। और भाई आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4 साल तक वक्त आया तब भी वक्त नहीं आया। बस मैं आपकी बातों से जो मायूसी है ना, उसको मैं मन साहब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। देखिए जी उबैद, बात ऐसी है कि टीम गई हुई है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, ये टीम की सिक्योरिटी और सेफ्टी। पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लाइटें बंद हो रही हैं। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा वो मजाक कर रहे थे कि आपके लाहौर में, आपको याद होगा एशिया कप का मैच था, जिसने हमें सताया उसने रक्षा चलाया, सीधी सी बात। ये इन्होंने हमें इसी तरह खाली ग्राउंड पे भी टॉन्ट किया था और फिर आपने देखा आज तक उनको खाली ग्राउंड पे टॉन्ट हो रहा है। और अगर ये कल विराट कोहली का कैच पकड़ा जाता ना तो ये कल का खत्म था मैच। ये इनकी शुरू से आदत है ग्राउंड खाली करना। खैर वापस आते हैं अपनी बात पे। तो अब ये जो मसला जिस तरफ जा रहा है ना, ये कोई हालात इतने अच्छे नहीं है। चौधरी साहब ने जिस तरह कहा, ये वीज़ा देना ना देना अब मामला और हो गया, आगे चला गया। अब ये दोनों हुकूमतों की और ये फॉरेन ऑफिस, इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो इन्होंने आज ज़ैनब के साथ किया है, ये अगर सहाफ़ियों के साथ वहाँ कर दें या कल अगर हमारे किसी ऑलरेडी वहाँ पर रमी साहब हैं, वकार यूनुस है, मज़हर अरशद हैं, स्टैट्समैन, ये इनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वसीम अकरम है, ठीक है, ये अभी भी वो लोग वहाँ पे हैं। तो कल अगर इनको नहीं, वसीम अकरम तो यहाँ से इधर से कर रहे हैं, कराची से कर रहे हैं। अच्छा खैर जी, वो अगर कल प्लेयर्स को थ्रेट दे दें तो फिर आप कल एक प्लेयर तो नहीं आएगा ना वापस, फिर तो पूरी टीम आएगी। और जहाँ तक थ्रेट्स की बात है, तो थ्रेट तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को खुद भी दिया हुआ है उन्होंने, अहमदाबाद ग्राउंड को धमाके से उड़ाने का। तो क्या आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी निकालेंगे फिर इस तरह मुल्क से? तो इनसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। इनको इस मैग्नीट्यूड का आइडिया ही नहीं था कि जब हम वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, कितना बड़ा इवेंट 10 टीम्स आएंगी, 10 टीम्स के सहाफ़ियों ने आना है, 10 टीम्स के साथ उनके फैंस ने आना है। ना अभी तक सहाफ़ी हमारे गए हैं, ना अभी तक हमारे फैंस गए हैं। इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम इनको ICC को भी चाहिए
फिर चौधरी साहब कहेंगे आईसीसी और बीसीसीआई तो एक ही चीज है। बात तो ठीक है इनकी, लेकिन इनको नेक्स्ट इवेंट नहीं, इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बीसीसीआई को पता चले, इसमें उन बाकी जो 9 मुल्क है ना जो जाके गोद में बैठे रहते हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए। उन्हें इधर बुलाओ तो उनके सिक्योरिटी इश्यूज जाग जाते हैं, उधर वो भागे भागे जाते हैं अपने मामू के घर। पता चलना शुरू हो गया है ज़ैनब के लिए जो आवाजें हैं। ये बिग 3 कभी बना, कभी बिग 4 बना, तो ये हम क्यों बिग नहीं हो रहे, हम क्यों बिग नहीं हो रहे? देखिए हर चीज भारत से कंट्रोल हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े ममालिक जहाँ से क्रिकेट शुरू हुई है वो ममालिक भारत के आगे झुके हुए हैं। उन ममालिक को भी कोई नोटिस लेना होगा, खड़ा होना होगा, स्टैंड होना होगा। अभी भी मैं आपको आईसीसी का रेवेन्यू कब स्टैंड करेगा? पाकिस्तान की भी तो अपने को स्टैंड होना, बड़े नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जी, वो रमीज राजा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम भारत के आगे नहीं बोल सकते। वजह क्या है कि हमारा जो पीसीबी का बहुत बड़ा रेवेन्यू का शेयर है वो आईसीसी के जरिए भारत से। ये भी बोला था एशिया कप खेलने नहीं आएंगे तो हमारी टीम आनी जाएगी, वो खुद वहां गए हैं, पैनल का हिस्सा है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। खैर अच्छा, शुक्रिया चौधरी साहब, शुक्रिया मन साहब। हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं, और इस आर में भी एक बार फिर से हम बात करेंगे इसराइली फोर्सेस और हमास के दरमियान जो जंग है वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई है। मजमूई सूरत हाल, अब तक होने वाली हलाकतें और जो रिएक्शन आलमी बरादरी की जानिब से दिया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, उस पर बात करेंगे, और खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है उसकी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है। हम बात करेंगे इसराइल और हमास के दरमियान तीसरे रोज़ भी लड़ाई का सिलसिला जारी है, और अब तक के हमलों में 700 इसराइली हलाक हुए हैं, 2200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में सीनियर फौजी कर्नल और एक डिवीज़न का सरबराह भी शामिल है। ताज़ा लड़ाई में इसराइली फ़ौज ने गजा में 2 पनाहगज़ीन कैंप्स पर भी हमला किया है, शदीद बमबारी की है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है, जिससे 493 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 2800 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। हमास के हमलों में 700 इसराइली हलाक हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है, जबकि 2200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। मरने वालों में सीनियर फौजी कर्नल और एक डिवीज़न का सरबराह भी शामिल है। इसराइल और हमास के दरमियान, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि जो जंग है तीसरे रोज़ भी इसका सिलसिला जारी है। इसराइली फौजी हुकाम ने जंग से मुताल्लिक एक ब्रीफिंग में कहा है कि गज़ा के अंदर तकरीबन 1000 अहदाफ पर हमले किए हैं। हमास के लोग इसराइल में इस वक्त 8 मकामात पर लड़ रहे हैं, जबकि गज़ा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया है। गज़ा को बिजली, खुराक और ईंधन भी फराहम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो मजमूई तौर पर नातका जिसे कहते हैं बंद कर देना, बिजली बेची जाती है 120 मेगावाट से ज़्यादा, वो रोक दी गई है। उसके अलावा ईंधन भी फराहम नहीं किया जाएगा उस पावर हाउस के लिए जहाँ से बिजली पैदा कर सकता है गज़ा अपने लिए। फिर फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए क्रश भी किया जा रहा है। अब तक आदाद व शुमार क्या हैं, एग्जैक्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से क्या पता चल रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ डाटा कलेक्ट किया है और बताया कि अब तक 1,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं, जिनमें से 74,000 के करीब स्कूल्स में पनाह लिए हुए हैं। उधर इसराइल ने हमास के अचानक हमले के जवाब में गज़ा पर फ़ज़ाई हमले किए, ताहम गज़ा में अभी तक किसी किस्म की कोई इमदाद भी नहीं पहुंची, और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने यह कहा है कि तिब्बी इमदाद की अभी ज़रूरत भी नहीं है। अलबत्ता ये 1,23,000 लोगों के बेघर होने का जो फिगर है, जो नंबर है, ये बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ इसराइल के जो लोग हैं वो भी अनरेस्ट पर हैं, वहाँ भी एक केओस है और लोग एयरपोर्ट्स पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, इसराइल से बाहर निकलने के चक्रों में हैं। दूसरी तरफ गज़ा में लोगों की ज़िंदगी इस तरह से तंग की जा रही है कि बिजली जो इसराइल बेचता है वो रोक दी गई है, और गज़ा में एक पावर प्लांट है जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। ज़्यादातर बिजली का इन्हिसार वैसे तो इसराइल पर रहता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर 120 मेगावाट बिजली इसराइल से खरीदी जाती है। जी हाँ, रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने गजा को बिजली मुनक़ता कर दी है। फ़लस्तीन के पास बिजली घर चलाने के लिए सिर्फ चंद ही दिन का ईंधन अब बाकी है। जंग ना रुकी तो गजा में बिजली का बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में अफराद हैं, बेघर हो चुके हैं, ज़ख्मी हैं, हलाकतें हो रही हैं, और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि इसराइल ने मुकम्मल तौर पर गजा को नाकाबंदी कर पहले भी वैसे पहले भी ऐसे ही रहते थे वहाँ के लोग। एक जंगले में उनकी ज़िंदगी थी, उस शहर को बिल्कुल किनारा कर दिया और बाकी वहाँ पर मुसलसल
कब्ज़ा माफिया इन एक्चुअलिटी अगर आपने देखना है तो वो इस पट्टी पे मौजूद है। इसराइल ने यहाँ पर हर दूसरे दिन एक नई आबादी बसानी होती है और वहाँ पर अपने लोगों को राकर रखना होता है। इन्हीं जगहों को क्लेम करने के लिए हमास ने जो ये हमले किए, ऑल्दो कि इसराइल की एक बहुत बड़ी मिलिट्री है और हमास ने जो हमले इनिशिएट किए वो उनके इंटेलिजेंस फेलियर को जाहिर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए थे। लेकिन पहला मुक्का किसने मारा वो यकीनन सबको याद रहता है। हमास के अचानक हमलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ मईशत को भी हिलाकर रख दिया है और ख़बर यह है कि इसराइली मरकज़ी बैंक ने $30 बिलियन की गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का फैसला किया है, क्योंकि जो इसराइली करेंसी है वो 7.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और अब इसराइल जो है वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहा है। दूसरी तरफ जो ये जंग है, जंग कहीं पर भी हो इसके असरात आलमी मईशत पर पड़ते हैं और आलमी मंडी जो है वहाँ पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आलमी मंडी पर इसके असरात अब नुमायां होने लगे हैं। 3% इजाफे से $88.41 फी बैरल तक पहुँच गई है, जबकि WTI की कीमत में 4.69% इजाफा हुआ है। फी बैरल कीमत $88.67 हो गई है। बैंक ऑफ इसराइल ने पहली बार $30 अरब ओपन मार्केट में बेचने का भी ऐलान किया है। तो इसराइली जो मईशत है वो भी लड़खड़ाने लगी है और जंग का सिलसिला जो है वो तीसरे रोज़ भी जारी है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो चुका है। सलामती काउंसिल में इसराइल के हक़ में कोई करारदाद मंजूर ना हो सकी और ना ही कोई मजम्मती बयान या एलामिया इस हवाले से जारी हो सका है। हालांकि अमेरिका ने इसराइल पर हमास के हमले के मामले पर सलामती काउंसिल के इजलास में इत्तफाक़ राय ना होने पर अफसोस का इजहार किया है, लेकिन इजलास के दौरान रूस ने सलामती काउंसिल के दीगर रुकन मुल्कों से इत्तफाक नहीं किया है। तो इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास था वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है। इसराइली फ़लस्तीन जंग में थाईलैंड के कुछ शहरी भी हलाक हुए हैं। कुछ नंबर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक 12 थाई शहरी हलाक हुए हैं, 8 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 11 अभी लापता हैं। इसराइल में मजमूई तौर पर कोई 30,000 थाई शहरी मुकीम हैं, जबकि गज़ा में 5,000 थाई शहरी रिहाइश पजीर हैं। उधर पोलैंड ने भी अपने शहरियों के इनखला का अमल शुरू कर दिया है। तो अनरेस्ट है और ऐसे में इस अनरेस्ट की वजह से जो गैर मुल्की वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे थाई शहरी हैं या पोलैंड के लोग हैं, वो जो है वहाँ से निकल रहे हैं। कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, जबकि साथ साथ लबनान के साथ जो इलाका है वहाँ पर जो आबादियाँ थी उनको भी इसराइल ने खाली करवा लिया, क्योंकि लबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो ये लड़ाई है, लड़ी वहाँ जा रही है और महसूस कई जगहों पर की जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और इसराइल ने उबैद अब हमास के हमले को 9/11 जैसा वाक़या करार देने की कोशिश की है। हमास के हमले 9/11 जैसे हैं, ये तर्जुमान इसराइली फ़ौज मेजर नैयर दिनार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले कभी एक हमले में इतने इसराइली नहीं मारे गए और इस हमले को उन्होंने 9/11 जैसा हमला करार दिया है। गो कि हम देख चुके हैं कि ये इससे पहले इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत का सिलसिला है वो जारी है। बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जो ये सबसे ज़्यादा हलाकत है, उसमें सबसे ज़्यादा 9/11 कह रहे हैं। खैर जब 9/11 कहते हैं तो उसके बाद एक गेटवे खुल जाता है, क्या नतीजे होंगे तो इंतजार करना होगा। अलबत्ता अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, भारत और दीगर ममालिक ने इसराइल से यकजहती का इजहार किया है। इसराइल के हामी ममालिक ने कभी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मजम्मत नहीं की है, ना अब की बार की। चीन और रूस ने अलबत्ता फ़लस्तीन और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। तो 3 तरह के मौक़िफ़ हैं। एक वो है जो ईरान की तरफ से आ रहा है, जिसमें वो इंडोर्स कर रहे हैं इन सारे मामलात को। एक वर्जन जो है वो अमेरिका, यूरोप की तरफ से है, वेस्ट की तरफ से उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसमें वो इंडोर्स कर रहे हैं इसराइल को। और तीसरा एक वाइज़र वर्जन ये है कि जंगबंदी हो और अफ़ाम व तफ़हीम से इस मामले को हल किया जाए। अलबत्ता वो अमेरिका जो आज इसराइल को इंडोर्स कर रहा है वो ख़ुद क्या करता रहा है या हमास के इन हमलों की जो मजम्मत कर रहा है, ज़रा उसका माजी देखिए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने पिछली 2 दहाइयों में इराक़, शाम, अफ़गानिस्तान और वियतनाम में जो तबाही मचाई, क्या वो दुरुस्त अमल था? अमेरिका और नेटो की दरअंदाजी से इन ममालिक में मजमूई तौर पर 10 लाख से ज़ायद लोग जान की बाजी हारे। दहशत गर्दी ख़त्म करने के नाम पर इन ममालिक को तबाह हाल करके चले गए और अभी तक ये ममालिक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं। तो जो बाइडन ने जो कहा कि जो इसराइली शहरी हैं वो बेघर हो गए, इसराइल के लोग जो हैं वो दरबदर हो गए, तो समझ ये नहीं आ रहा कि ये वो अमेरिका है जो ख़ुद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेकर इराक़ चला गया, 9/11 के बाद अफगानिस्तान आ गया और फिर क्या तबाही की उसका जवाब नहीं देते। खैर, और उबैद अगर हम रूल्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो इट शुड बी फॉर एवरीवन। ये हमेशा इनकी तरफ से होता है कि इनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो बहुत जुल्म हो गया, लेकिन अगर इनकी जानिब से कुछ हो रहा है तो वो कुछ भी नहीं। मिसाल मलिक का बयान भी सुनाता हूँ, वो क्या कहनी है इस बारे में।
मिसाल मलिक साहबा का मौक़िफ़ आपके सामने है, जंग के अब तक के क्या आदाद शुमार हैं, तबाही के आपके सामने रखा, ये तनाज़ा है क्या, जाएगा क्या, और वो जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जंग हो कहीं रही है, महसूस कहीं की जाएगी, सबको समझते हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कसूरी साहब फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर बड़ा नेचुरल था कि एक साइड वो थी जिसने सबको इंडोर्स करना था, इसराइल के मामलात की हिमायत करनी थी, और दूसरी तरफ से कहना था कि ये गलत हो रहा है। अब आज सलामती काउंसिल में जो हुआ है बंद कमरा इजलास में, ये मजमूई तौर पर नाकामी किसकी है और इसके असरात कहाँ तक महसूस किए जाएंगे जो जंग शुरू हुई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अभी दफ्तर से पहुंचा हूँ। यूनाइटेड नेशंस की जो सुबह मैंने स्पीचेस सुनी थी उसमें तो क्लियर था कि एक फ़लस्तीन का सफ़ीर था और एक वो तो मैंने सुना था। तो अब आपने लेटेस्ट क्या पूछ रहे हैं जिस पे मेरा रिएक्शन मांग रहे हैं? सलामती काउंसिल का जो बंद कमरा इजलास था उसमें इसराइल के हक में कोई करारदाद नहीं हो सकी, ना ही इस मामले की मजम्मत हो सकी है। रशिया ने बेसिकली इसमें जो स्टैंड लिया और उसके बाद फिर ये एक अजीब सा, एक अनडिक्लेयर्ड सा मामला रह गया है, ना उस तरफ गया ना इस तरफ गया। आप समझते हैं कि अमेरिका इस मामले में अपनी लॉबी कंप्लीट नहीं कर सका? प्लीज़। नहीं, लॉबी की बात नहीं है। इशू कैसा है, क्योंकि अगर मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी होती आपको बताता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे बता देता हूँ। एक ऐसा इशू है इजराइल फ़लस्तीन वाला कि इसके ऊपर बड़े लोगों के स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, और जो बुनियादी तौर पर है बात कि किसी जगह से आप ले लें, UN रेजोल्यूशन से ले लें, उसके बाद आप कैंप डेविड से ले लें, उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड से ले लें, हर जगह पे इजराइल ने वायलेट किया। इस हद तक किया है कि प्रेसिडेंट बाइडन खुद इन वजीर आजम से तंग हुए थे। इन्होंने उनकी ज़िंदगी हराम कर दी थी बाइडन की, क्योंकि ये वो समझ रहे थे कि जो उनकी पॉलिसी थी उसका भी ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, इन पर करप्शन के भी केसेस थे, जुडिशरी के ऊपर भी हमला किया। अब पॉइंट ये है कि अब अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है, ये दिखावे की बात है। ये मैं मानता हूँ इजराइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाई पार्टीजन है अमेरिका में, इट इज़ नॉट अ पार्टीजन और पॉलिटिकल इशू। लेकिन बहुत बड़ा ओपिनियन है अमेरिका में जो ये समझता है, और उसमें अमेरिकन जूस भी शामिल है, जो ये समझता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज़ हैं ये ना इजराइल के मफाद में है, ना फ़लस्तीनियों का खैर मफाद में तो है ही नहीं, वो कहते हैं अमेरिका के मफाद में नहीं। तो इसलिए अमेरिका में खुद एक कन्फ्यूजन है, बावजूद इसके कि वो ये कह रहे हैं कि वो 100% उनके साथ हैं। और मैं यह मानने को तैयार हूँ कि इस मामले में सरेदस्त ऐसा ही नज़र आएगा, क्योंकि अमेरिकन जोइश वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इनकी लॉबी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये तो UN को एक तरफ छोड़ दें, ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। अब इस ये मामला जो हो गया है वो ये है कि ये अब बिल्कुल मान लिया गया था, मुसल्लम हो गया था, फ़लस्तीन को भूल जाओ, कश्मीर को भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इन सारी चीज़ों की। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ख़ास तौर पर जब मिस्र जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है अरबों की, उन्होंने सेटलमेंट कर ली। हालांकि मिस्र को क्रेडिट जाता है कि 1973 में उन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो इजरायली दंग रह गए थे, और अगर अमेरिका की वो सपोर्ट ना आती जो आई तो इजराइल को बहुत हजीमत उठानी पड़ती। लेकिन उसके नतीजे में कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए। अब पॉइंट उसमें यह है कि सारे मुल्क तो छोड़ गए, जॉर्डन का अपना अलहदा मसला है, वह आधी आबादी फ़लस्तीनियों की शायद आधी से ज़्यादा हो। इसी तरह से कोई अरब मुल्क जो है उसमें जो भी रूलर्स हैं वो उनको पता है कि उनकी पब्लिक की क्या ख्यालात हैं। पब्लिक जो है 95 या 98% जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ है, जुल्म उनके साथ हो रहा है। अब हुआ क्या है, ये जो अटैक हो गया इसमें कई, एक तो एवरीबडी इज टॉकिंग इंटेलिजेंस फेलियर है, उससे बड़ी चीज़ जो मेरे ख्याल में हुई है वो ये है कि जो एक हुआ था, इजराइल एक इतनी माइटी पावर है कि उसके सामने वो खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए UAE भी ये ख्याल कर रहा था और सऊदी अरब पे अमेरिका प्रेशर डाल रहा था कि भाई आप इनके साथ मामला तय करें। और लेकिन मैं समझता हूँ इसके नतीजे में ये होगा कि जितने ऐसे इश्यूज है फ्रीज हुए हैं, अभी आज मैं कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फोकस मैं इस पे रखूँगा जो आज के मामलात हैं। तब ये एक रियलाइजेशन ज़रूर आएगी कि अगर आप एक फोड़ा पकने दें, कैंसर बनने दें और ये समझें कि आपने उसको दबा दिया टीके दे के,
तो ये नहीं है मामला, ये आपको अमन तो हो ही नहीं सकता। और ये जो इन्होंने एक एक्शन किया है ये इतना हैरत अंगेज है कि एक ऐसी पट्टी जो सैटेलाइट से नजर ही नहीं आती, उन्होंने एक ऐसा हैरत अंगेज किस्म का कोऑर्डिनेटेड किया है लैंड, सी और एयर से। और जो उन्होंने एयर का किया है, पैराग्लाइडर्स से आए हैं, आप देखें कितनी अपनी जान उन्होंने खतरे में डाली है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो एक तासुर बना था कि इजराइल को तो हाथ ही कोई नहीं लगा सकता, टच ही कोई नहीं कर सकता, होगी, लेकिन इसमें उन्होंने दबा दिया। साहब, जिस तरह से आप बात करें कि अमेरिका और दीगर लोगों का रद्द-ए-अमल तो खैर यकीनी तौर पर बड़ा वाज़ेह भी है और उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से वो चले भी आ रहे हैं। अरब ममालिक जो जौक दर जौक जा रहे थे इसराइल को तस्लीम करने की तरफ और अपने कारोबारी मामलात को लेकर जा रहे थे, हमास ने ये एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में भी किया है कि ऑलमोस्ट सऊदीया पिछले हफ्तों एक हाई पावर वफ्द मौजूद था, वो भी देवर अबाउट टू एक्सेप्ट, और वो तजारत के मामलात भी चल रहे थे। तो ये एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है। और दूसरा, अब जब सारे ही फरीक इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो वो मीडिएटर कौन रह गया बीच में जो इस मामले को इस वक्त थोड़ा सा कूल डाउन करे? इसमें आप हैरान होंगे, मीडिएटर वही रह गए हैं। एक सऊदी अरब है और एक तुर्की हो सकता है, क्योंकि तुर्की तो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी है, उसके इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन वो फ़लस्तीनियों का इतना बड़ा हामी है कि उन्होंने 5-6 साल पहले ब्लॉकेड को तोड़ दिया था, जो ब्लॉकेड इजराइल ने किया था। और उनका था ह्यूमैनिटेरियन हमारे लोग जा रहे हैं। और आपको अगर नहीं आपके लोगों को याद, तो मैं याद दिलाता हूँ कि कुछ बंदे उससे मर भी गए थे, पता नहीं, मैं ख्याल 3-4 बंदे शहीद हुए थे उस वक्त, और इसराइली को भी उनको कैजुअल्टीज हुई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती अपना जहाज़ भेजा था। तो एक तो नेचुरल कैंडिडेट हैं ये 2 मुल्क तो हैं। अमेरिका में तो ऑब्वियसली वो इतना वन साइडेड है कि उसकी कोई बात सुनने को ही नहीं तैयार। ईरान जो है उसने बिल्कुल खुली पोजीशन ले ली है। और इस वक्त इजराइल को जो सबसे बड़ा मसला कुछ और है, ये बहादुरी तो ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है हमास ने, लेकिन बेचारे ये जो कैदी हैं वहाँ बेचारी गाजा स्ट्रिप में इतनी भारी कीमतें वो कीमत अदा करेंगे, हो सकता है दोबारा पहुंच जाए वो ऑक्यूपेशन के लिए। लेकिन माजी का जो ऑक्यूपेशन का तजुर्बा है, इजराइल के दांत खट्टे हो गए थे और वो वहाँ से निकला था। जो उनको उससे बड़ा ख़तरा हो सकता है वो ये है कि लबनान के जो हिजबुल्लाह में जो फाइटर्स हैं, एक तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उनके पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनके पास को लाख दूसरे मिसाइल्स हैं, और उनका बॉर्डर साउथ लेबनान से इजराइल से मिल रहा है। अगर उन्होंने पहले तो उसे थ्रेटन किया है, एक टोकन किस्म की सपोर्ट दिखाई है, आज खबरें की थी कि कुछ एंट्री करने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अगर वो कूद पड़ा इस मामले में हिजबुल्लाह, तो इसकी तो कहानी बदल जाएगी। तो और अगर इजराइल बाज ना आया, और उन्होंने आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम ऐसा ब्लॉकेड लगा रहे हैं, ये तो कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं। एक चाहे पानी भी ब्लॉकेड कर दिया, बिजली कर दी, दवाई कर दी। अब ये तो चंगेज खां का ज़माना नज़र आ रहा है। ये कोई वॉर में ऐसे तो नहीं होता कि आप वॉर में, बदतरीन वॉर में रेड क्रॉस के फ्लैग्स जाते हैं, वो 2 तरफ जा रहे होते हैं, और उनका जी हमने दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसका नोटिस यकीनी तौर पर ले कौन? मैं कसूरी साहब आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि देखें, इसमें मजमूई तौर पर मामलात ये हैं कि वो ममालिक जो आज इसराइल के साथ खड़े हुए हैं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके इराक चले गए, अफगानिस्तान में उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वहाँ आए। कल बाइडन ने जब स्टेटमेंट दी तो बाइडन ने कहा कि इसराइलियों को बेघर कर दिया और बच्चे जो है वो छत से महरूम हो गए वगैरह वगैरह। ये जो हिपोक्रेसी है इन दिस मॉडर्न एरा कि जहाँ पर आप फौरी तौर पर किसी के पुराने बयान को, किसी की प्रेस रिलीज को लाकर दे सकते हैं, ये चल किस तरह रही है दुनिया? और दूसरा, वहाँ ओपेक ममालिक का एक मसला अमेरिका के साथ चला आ रहा था, तेल की कीमतें नीचे जा रही थी, इधर जंग हुई, उधर तेल की कीमतें बढ़ गई। यही मामला रशिया यूक्रेन का था। तो माश के साथ भी जंगें जुड़ी हुई हैं, और जंगें होती क्यों हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? देखिए, इस 2 चीज़ों को प्लीज़ मिलाइए मत आपने, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जंग के नतीजे में तेल की प्राइसेस तो बढ़ेंगी, खुदा करे कि ज़्यादा ना बढ़े, वो पिछले दिनों में कम हो रही थी, आज वो गेन कर रही हैं। अच्छा, लेकिन वो रिजल्ट ऑफ वॉर है, ये नहीं कि अमेरिका ने वॉर करा दिया कि कीमत बढ़ जाए, नहीं।
बात यूं है, इसका तो रशिया को फायदा होगा अगर तेल की कीमत बढ़ेगी, इसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं। अब पॉइंट यह है कि इस वक्त जो हो ये रहा है कि आप पूछ रहे हैं हिपोक्रेसी की, आप बात कर रहे हैं मुख्तलिफ। देखिए बात यह है, अमेरिका का ये ख्याल है, वेस्ट का एक तरफ वो बात कर रहे हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। हाँ, मैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ हूँ, सिविलियंस को मारना कोई भी मारे, लेकिन चाहे वो कल जो वो कुछ इजरायली का वो जो गए हैं अपना सिविलियंस इजरायलीज, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा। आपने 1 लाख से बंदा ज्यादा फलस्तीनियों का आपने कैद किया है फ्रॉम 1949 ऑनवर्ड्स। आपने बच्चे कैद किए हैं, औरतें कैद की हैं, आपने जाके जो आपके जो हैं वो सेटलर्स, उन्होंने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया फ़लस्तीनियों को। उस वक्त क्यों नहीं बात हुई थी? मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करता कि जी किसी औरत या बच्चे का गला काट दिया जाए, लेकिन आप जब तक कॉन्टेक्स्ट में जगह नहीं रखेंगे, जो आज वो कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया है, और भाई जुल्म तो बड़ी देर से हो रहा है, 1949 से हो रहा है, और आप क्यों नहीं बोल रहे कि आप ही ने तो अमन कराया था कैंप डेविड का, ऑस्लो अकॉर्ड आपको सब पता है, आपकी मर्जी से हो रहे थे। कोई चीज नहीं माना इसराइल। अब उसके नतीजे में ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और आपकी बात ठीक है, ये देख रहे थे कि मुसलमान मुल्क इनको छोड़ते जा रहे हैं, तो इन्होंने जो एक्शन लिया है, अब ये सोचने का मकाम है तमाम लोगों को कि अगर आप इसी तरह बिहेव करेंगे, खा वो फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का। मैं तो एक ट्रैक टू इंडिया के साथ में अभी वापस आया हूँ 6 दिन पहले। मेरी इंडिया पाकिस्तान ट्रैक 2 में एक हमारी मुलाकात हुई थी जो कनेडियंस ने कराई थी। मैंने वहाँ भी कहा भाई ये कश्मीर क्योंकि आपने दबा लिया है तो आप समझते हैं मसला हल हो गया, नहीं हुआ। हल तो उस दिन होगा अगर कश्मीरी आपका तसल्लुत एक्सेप्ट कर लें। ना कश्मीरियों ने किया है, ना फ़लस्तीनियों ने किया। और यकीनी तौर पर जब तक ये तसल्लुत कायम रहेगा तो फिर उस तसल्लुत से आज़ादी के लिए मामला चलते भी रहेंगे और इस तरह के फिर हमें एक्शंस भी नजर आएंगे। थैंक यू सो मच खुर्शीद महमूद खुसरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसराइल फ़लस्तीन के मामलात हैं, आज तीसरा रोज़ है, दोनों तरफ से नंबर्स आ रहे हैं, दोनों तरफ से जो मामलात हैं वो क्लेम किए जा रहे हैं, हर किसी का अपना नंबर है, मैनिपुलेटेड कितना है कितना नहीं है, दोनों ही तरफ से जो है वो बात ये हो रही है कि आप कह लीजिए कि दोनों राइट पर हैं, लेकिन राइट पर कौन है इसका फ़ैसला कौन करेगा ये भी अंदाज़ा नहीं है। मलिया लोधी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिया भी कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक मसला ये है कि इस वक्त एक नई प्रॉक्सी या एक नया वेन्यू खुल गया है दुनिया के लिए कि जहां पर सब ने अपने अपने जो है वो पंजे आजमाने हैं। अब इस लड़ाई को किस हद तक सिमटता देख रही हैं और इसमें इसको समेटने के लिए किरदार कौन अदा कर सकता है? वेस्ट ने अपनी पोजीशन बड़ी वाजे कर दी, आज से नहीं हमेशा से। अरब ममालिक भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अब बीच में रहता कौन है जो इसको मीडिएट करे? देखिए, जो जिम्मेदारी है जंग बंदी की वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। वो एक वर्ल्ड बॉडी है जिसकी वाहिद जिम्मेदारी ये है कि वो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है और मायूस कुन बात है कि कल जब सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी इजलास हुआ तो उसमें वही पोलराइजेशन नजर आई जो कि हम दुनिया में देख रहे हैं। एक तरफ मगरबी ममालिक जो बस इजराइल को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं देख पाते हैं, और दूसरी तरफ और ममालिक थे जो जाहिर है चाहते हैं कि ये जो जंग है इसका कोई खात्मा हो, कोई सीज फायर हो, कोई डी एस्केलेशन हो। तो अब आप देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से एक स्टेटमेंट तक नहीं निकली, इसलिए कि वहाँ डिसएग्रीमेंट हो गई, स्टेलमेट हो गया, लॉक जैम हो गया और डेडलॉक हो गया। तो अगर ये वर्ल्ड बॉडी जो है वहीं से अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं आया तो मैं समझती हूँ कि हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो तो बिगड़ती जाएगी। इसलिए कि लगता ये है कि अमेरिका और उसके जो मगरबी दोस्त हैं, एलाइज हैं, जो कि सब इजराइल के हिमायत के लिए खड़े हुए हैं, वो लगता है नहीं चाहते हैं कि जंग बंदी हो, और शायद वो इंडोर्स कर रहे हैं। ये नहीं कि सवाल तो उठता है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन सवाल तो जरूर उठता है कि आया वो इजराइल को इनकरेज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल इस वक्त नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है, जैसे आप भी कह रहे थे अभी, नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है। उसने जो मुहासरा किया हुआ है, जो सीज की हुई है गाजा की,
वो एक वॉर क्राइम है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मगरबी दुनिया में इसका कोई एहसास नहीं है। मगरबी दुनिया में इसका एहसास नहीं है। दूसरा साथ ही साथ मैं अभी कसूरी साहब भी हमारे साथ थे, उनसे पूछ रहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके आप इराक चले जाते हैं, अफगानिस्तान में आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ लैंड कर जाते हैं और सोवियत यूनियन का खात्मा करके फिर आप वो गुड से बैड और बैड से गुड वाला एक कॉन्सेप्ट चला आया। रशिया यूक्रेन हुआ तो आपने रशियन इन्वेजन कहा और रशिया के साथ जो किया, अब ये इसराइली इन्वेजन कहीं पे क्यों नहीं सुनाई देता? मतलब ये जो अब जिस बॉडी की आप बात कर रही हैं वहाँ पर भी ये जो हिपोक्रेसी है या इन बिटवीन द लाइन रहकर जो खेलने वाले मामलात हैं, यानी अगर इसको सादा अल्फाज में कहें तो इधर यू आर प्रो अमेरिका हैं आप या एंटी अमेरिका हैं, इसके अलावा तो दुनिया ऑपरेट नहीं कर रही। इस तसल्लुत से हमारी कोई है सिलसिला आज़ादी का? देखिए ना, यही तो अफसोसनाक बात है कि इस वक्त जब जो कि ज़रूरत है कि एक ब्लड बाथ, एक मैसेकर को अवॉइड किया जाए, जो कि नजर आ रहा है। देखिए, गाजा इतनी डेंसली पॉपुलेटेड टेरिटरी है, वहां पर अगर आप बार बार बमबारी करेंगे जिस तरह इजराइल कर रहा है और इससे मगरिब की तरफ से कोई कोशिश नहीं होती इसको रोकने की, तो मैं समझती हूँ कि ये तो फिर बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे जा रहे हैं। और साथ साथ फिर मुझे ये भी मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मुसलमान दुनिया से भी जो रिएक्शन आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। और उनको मेरा ख्याल है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनको भी एहसास नहीं है कि जो उनकी अपनी अवाम है वो क्या चाहते हैं। मुस्लिम उम्मा जो है, मुस्लिम पब्लिक जो है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे यमन में है या जॉर्डन में है, सऊदी अरेबिया में है, सबके जो दिल है इस वक्त वो धड़क रहे हैं फलस्तीनी दिलों के साथ। सबको बहुत तशवीश है कि उनके जो मुसलमान भाई और बहनें हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, वो चाहते हैं कि ये जुल्म को कोई रोके, लेकिन बिल्कुल इसमें। अच्छा मलिया साहब, आपने एक बात कही कि आपने कहा आपके मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुछ लोग नहीं चाहते कि जंग रुके या उनका अंदाज यही है कि जंग ना रुके। अगर इसको देखा जाए ओवरऑल तो वो जहाँ पर अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया और दुनिया का नक्शा बदलता चला गया, और फिर उसके बाद अभी भी जिस तरह आप कह रही हैं कि अरब ममालिक ने उस तरह से कंडेमिनेशन भी नहीं दी, और ये हो नहीं सकता कि 5000 या 7000 रॉकेट्स असेंबल हो रहे हों और इसराइल का इंटेलिजेंस पता ना हो। डू यू थिंक के वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे उन्होंने 9/11 में कह दिया अब इसराइल ने खुद इसको, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए भी कुछ किया गया हो, अरब स्प्रिंग टाइप कुछ नया माहौल बनाने के लिए? डू यू थिंक ऐसा भी हो सकता है? हम इसको एक कॉन्स्पिरेसी है लेकिन नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, इसलिए कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए एक मुल्क या कुछ ममालिक या एक ब्लॉक की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कोई किसी ब्लॉक की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी किस्म का नया वर्ल्ड। लेकिन अरब्स को स्पाइनलेस नहीं कर दिया गया? बिल्कुल नहीं, वो एक अलग किस्सा है, मगर उसका वर्ल्ड ऑर्डर से तो ताल्लुक नहीं है ना। वो तो एक पॉलिसी है जिसके तहत अमेरिका बाइडेन की जो इंतजामिया है वो इन कोशिशों में बिजी है कि वो किसी तरह से सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान सफारती तल्लुकात बनाए और नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाए। लेकिन देखें, जो अब सूरत हाल डेवलप हुई है ना, और जिस किस्म की पब्लिक ओपिनियन हम देख रहे हैं मुसलमान दुनिया में, उस माहौल में तो सवाल ही नहीं पैदा हो कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान किसी किस्म के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके। ये हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी का मकसद ये था कि वो जिसको आप कह रहे हैं नक्शा चेंज करने का, तो वो तो नहीं हो सका, बल्कि उल्टा ही हुआ है ना कि उससे जो इनके प्लान थे वो सेटबैक हो गए। और फिर ये कि ये आपका कहना कि जी ये हो नहीं सकता कि इजराइल को पता नहीं था, इजराइल का तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर है। ये आप किसी मगरबी अखबार का दारिया पढ़े, वो सब यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। ये डेलिब्रेट भी तो हो सकता है ना, वो टू क्रश गाजा। हर चीज कंस्पिरेसी नहीं होती जी। जहाँ किसी का फेलियर है तो उसको फेलियर कहें। आपका ख्याल है कि वो नाकाम नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। दे आर वेरी मच वल्नरेबल और नजर आए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। मलिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कंस्पिरेसी नहीं है लेकिन स्टिल करने की हमारे यहाँ कोशिश भी की जाती है। आई थॉट कि कुछ रेलेवेंट सवाल करने की कोशिश भी की जाए। तो एक्सपर्ट्स की जो राय है, फॉरेन फ्रंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आपके सामने है। कोशिश पाकिस्तान की भी यही है कि मामला सुलझे। हम कोशिश ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। लेट्स सी होता क्या है। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक कोई अहम जो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है वो नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हमें ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं और अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि हमारी जो मारूफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़ैनब अब्बास धमकियां मिलने पर भारत छोड़ गई हैं। वो वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत में मौजूद थी और भारतीय इंतहा पसंदों ने उन्हें धमकियां दी और मकामी अदालत में उनके खिलाफ साइबर क्राइम के मुकदमे की दरख्वास्त दी गई और उसके बाद वो इंडिया छोड़ गई हैं। तो अफसोसनाक ये अफसोस का मकाम है मेरे ख्याल में भारत के लिए। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। छोटेपन का इससे बाकायदा तौर पर इज़हार होता है। और ज़ैनब अब स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं रही, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और ब्रॉडकास्टर हैं एंड वेरी सक्सेसफुल वन फ्रॉम पाकिस्तान। तो खैर कोई मसला नहीं ज़ैनब, तगड़ी रहे आप, ऐसी की तैसी इंडिया की। खैर कल पाकिस्तान का अपना दूसरा वर्ल्ड कप मैच है श्रीलंका के खिलाफ राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे होगा, यानी हमारे वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1:30 बजे से आपने मुसल्ले पे बैठना है और उसके बाद रात जब तक मैच ख़त्म ना हो जाए आपने मुसल्ले से जुड़े रहना है, क्योंकि श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बताया कि वो खेलने आए हैं। और हमने जो है वो वार्म अप मैचेस में भी और नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के हमने बताया कि हम भी खेलने आए, लेकिन हम चाहते हैं हमारा नाम जो है वो टेबल पे नीचे से हो, नीचे के नंबर में आना है। लेकिन अभी तो हम अच्छी बात करेंगे, पहला मैच हमने जीत लिया, इंशाल्लाह कल भी हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि इनकी नज़र में पाकिस्तानी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए था। अब जब टीम भारत में मौजूद है तो सिक्योरिटी भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनिए। आई वॉज पर्सनली ऑफ द ओपिनियन कि हमें टीम नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन अगर गई है तो देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुकूमत इंडिया की बारी है कि दे हैव टू इंश्योर सिक्योरिटी नॉट ओनली ऑफ द ऑल पीपल बट किसी भी क्रिकेट टीम की जो गई हुई है। हमारे पास जो टीमें आती हैं आपके सामने हमने उनको पूरी VVIP सिक्योरिटी दी है और अल्लाह के शुक्र से पिछले 2 साल में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। लाइक वाइज वी विल इंश्योर, और मेरी ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत भी उनसे बात कर रही है, जो भी थ्रेट है इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू इंश्योर कि वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और क्रिकेट टीम बिल्कुल बाहिफाजत मुल्क वापस आनी चाहिए। खैर इस वक्त एक मैच चल रहा है नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के दरमियान भी, और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 327 स्कोर किया फॉर 7, 323 का टारगेट है। और अभी लेटेस्ट ये है कि जनाब 15 ओवर का खेल हो चुका है और नीदरलैंड्स ने 62 रन स्कोर कर लिए हैं फॉर 2। अब अगर नीदरलैंड्स जीतना चाहता है तो 35 ओवर्स में 261 उसने बनाना है। करंट रन रेट जो है अलबत्ता 4.13 का है, रिक्वायर्ड 7.45 का है। अब क्या होता है इन बॉयज़ का ये पूछ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शोएब खान साहब और शमशेर नियाजी साहब, ये दोनों भी आपको PNN के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन हो रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की चल करके दिखा, वो उसमें आपको एक करके दिखा रहे हैं, तो हमने सोचा आज यहाँ भी इनको बुलाया। नियाजी साहब थैंक यू सो मच साहब। अब क्या करना है, पहले आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? आपकी चॉइस है, देखें तो 2-3 ऑप्शन है हमने इंट्रोड्यूस करवाए। ये वाला मैच तो ये बॉयज़ खेल रहे हैं और ज़ाहिर है न्यूजीलैंड जीत जाएगा। ज़ैनब के साथ क्या हुआ? देखें जो ज़ैनब के साथ हुआ बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसरदा खबर है। जैसे ही ब्रेक हुई न्यूज़ तो काफ़ी हैरानगी तो खैर मुझे इतनी नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि देखें कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट किया गया है, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि जी वो खुद चली गई हैं। मेन रीज़न सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन बाय द वे जो इंडियंस हैं, जैसे इंडियंस आर नोन फॉर दिस, ठीक है, इंडियंस आर नोन फॉर दिस। जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है उससे पहले से अभी तक बीच में मैनेजमेंट, टिकट्स, क्राउड, एवरीथिंग, इंडिया ने इस टूर्नामेंट को स्पॉइल कर दिया। देव स्पॉइल द पार्टी जो बेसिकली है, क्योंकि आप क्या दिखा रहे हैं, देखें आपने रीजन ये दिया। एक बड़ी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं। बलूचिस्तान का जिला योब, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग हुई, जिसके तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। फायरिंग के तबादले में ऑपरेशन की क़यादत करते हुए मेजर सैयद आदिल रजा शाह भी शहीद हो गए हैं, जबकि हवालदार निसार अहमद भी बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी है। ये आपको खबर दे रहे हैं, एक बार फिर से आपको हम बताते चलें, बलूचिस्तान का ज़िला योब जहां पे ये ऑपरेशन किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई हुई जिसके दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 5 दहशतगर्द इसमें जहन्नुम वासिल हो गए हैं। फायरिंग के तबादले में ऑपरेशन की जो क़यादत कर रहे थे मेजर सैयद आदिल रजा शाह, वो शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ हवालदार निसार अहमद भी बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए हैं। गुज़श्ता दिनों भी आपको याद होगा जवेरिया के रोब के इलाके में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जहाँ पर अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस का आमना सामना हुआ था। आप ये कह लें कि ये उसी तनाजुर में एक इंटेलिजेंस बेस्ड एक राउंड अप कार्रवाई है। क्या अपडेट है, ISPR क्या कह रहा है, सिद्दीक साजिद से जान लेते हैं। सिद्दीक बताइए।
GISPR की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला ज़ोम में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो सामने आया है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ज़ोम के इलाके संबाजा में किया गया और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को घेरे में भी ले लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द जो है वो हलाक कर दिए गए। ताहम इस फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए ऑपरेशन की क़यादत करते हुए मेजर सैयद आदिल रजा शहीद हो गए और उनके साथ हवालदार निसार अहमद भी बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। मेजर सैयद रजा शाह और हवालदार निसार अहमद जो हैं, इनमें से एक का जो रजा शाह का जो ताल्लुक है वो सरगोदा से और हवालदार निसार अहमद का ताल्लुक जो है वो बिहाड़ी से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ISPR ने क्या डिटेल्स शेयर की हैं आप बता रहे थे सिद्दीक साजिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मामलात हैं, हम अपने शोधा को सलाम पेश करते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं। कमिंग बैक टू क्रिकेट, हम जरा जल्दी से अब आए थे कल के मैच में हम क्या कर रहे हैं? हमें जीतना है, हमने सिर्फ खेलना है, क्या करना है? हमें बिल्कुल जीतना है, तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान 2 वार्म अप खेल चुका है, एक नीदरलैंड के अगेंस्ट खेल चुका है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी टीम को और कप्तान को, पूरी टीम को आइडिया हो गया होगा पिच का, ग्राउंड का, कि वो कहते हैं ना बाउंड्रियाँ नाप ली हैं उन्होंने, तो बिल्कुल, क्योंकि उनको वो नाक से लकीरें लगाएंगे। मुझे लगता है कि श्रीलंका इज़ नॉट एन ईजी, मतलब जो है ना टीम, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अप्रोच अपनी दिखाई है, माइंडसेट दिखाया है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी इजी मैच। और अगर वही टॉस फैक्टर है सबसे बड़ा, टॉस अगर जीत गए, पहले हमने अगर बॉलिंग की तो हमारे पास चांस है। अगर मगर और वगर, यही अगर मगर के साथ आप भी हैं? नहीं, आप कहते हैं नहीं जी जाएंगे और ऐसे खत्म। नहीं, पाकिस्तान को चाहिए बड़ा कैलकुलेट करके ग्राउंड में उतरे। श्रीलंका जो है वो एक आसान टीम नहीं है। श्रीलंका ने आपको एशिया कप में बहुत बुरे तरीके से तो नहीं, लेकिन आपको शिकस्त तो टफ टाइम दी उन्होंने। श्रीलंका बेसिकली बड़े ना, आप इसकी अगर श्रीलंका की हिस्ट्री आप देखें ना, तो श्रीलंका ऐसी टीम है, इनका मिडिल ऑर्डर फंस जाता है और फंस के वो सिंगल डबल आपको बॉलर को थकाएंगे और वो आपको ना थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना कि परेशान कर देते हैं, आपको उस मोड पे ले आते हैं। बेहतर है पाकिस्तान पिछले इनकी गेम इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेली है उसको कैलकुलेट करे, देखे, टॉस जीतना है, जीत के बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, मौसम का सब कैलकुलेशन करके ग्राउंड में उतरे। अब नीदरलैंड्स को आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए परेशान किया है। वो क्यों किया? क्योंकि वो पिछला मैच तो ऐसे इतने परेशान हैं। वो तो हम ओवरऑल बिल्कुल बहुत परेशान है, लेकिन टफ साइड है श्रीलंका। पाकिस्तान को जीतना चाहिए, एग्रेसिव माइंडसेट से खेलना चाहिए और इनसे पिछले 2-3 मैचेस का बदला लेना चाहिए। अच्छा शमशेर, ये बताएं कि अगर हम प्रेशर्स की बात करें, एक प्रेशर ये कि वर्ल्ड कप है, दूसरा प्रेशर भारत में खेला जा रहा है, तीसरा सिक्योरिटी, और आए रोज जो प्रेशर्स हैं ये साइकोलॉजिकली टीम को इफेक्ट करेंगे। चौथा प्रेशर ये कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं आप पाकिस्तान के बड़े ना खिलाफ जा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं बताऊं बिल्कुल मेरी तो दिल है पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रेशर की आपने बात की है, बिल्कुल एक जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है, जो टीम होती है, उन पे प्रेशर बहुत असर करता है, सिक्योरिटी रीजन पे असर करते हैं। आप एक बड़े कंट्री में गए, आप इवेंट गए, बहुत बड़ा इवेंट है, ICC वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है, सब प्रेशर इन पे होते हैं, लेकिन इनकी ना ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, इनकी ट्रेनिंग होती है कि प्रेशर मैनेजमेंट हैंडलिंग किस तरह करनी है, आपने कैसे ग्राउंड में उतरना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है अगले प्लेयर को। अमूमन जब हम डोमेस्टिक लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो हम जो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, आपके माइंड में होता है कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप उसको माइंड से आप उसको साइकोलॉजिकली डाउन करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें, वो मिडिल ऑर्डर फंस जाता है, फिर ग्रीस लेके जाए, क्या करें? मिडिल ऑर्डर हमारा कंसर्न है, बहुत बड़ा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात हमारा तो फंसा हुआ है, हमारा तो चलता ही नहीं ना। श्रीलंका वाला फंस के फिर भी सिंगल डबल कर लेता है। नहीं, श्रीलंका हमारी तो ओपनिंग भी नहीं है। ओपनिंग हम वही ना, हमारा सबसे नहीं, मिडिल ऑर्डर हमारा बेहतर है। लैग कहां है? पूरी टीम में 11-11 लैग कहां पे है? हाँ जी, देखें, सबसे पहला जो कंसर्न हमारा सबसे फॉर्म है फ़खर ज़मान की, जो स्टार्ट है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है कि वो कल खिलाएंगे उसको फिर, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे, क्योंकि बाबर आजम चेंज करेंगे। खान साहब ना करें, खिलाएंगे खान साहब खिलाएंगे। नहीं, फ़खर ज़मान को खिलाना चाहिए, अभी चांस देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ेंगे बाबर आजम। और मिडिल ऑर्डर में चलिए हम देखते हैं कल क्या छेड़छाड़ करते हैं। आई एम सॉरी, बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी तो आप लोगों को उतना टाइम नहीं दे सके, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के आए स्टूडियोज में। ये है जी कल के मैच के लिए हमारे अंदाजे, और अगर कल हमारे बॉयज ने नहीं खेला ना सही तो इसी प्रोग्राम में मिलेंगे। नहीं, अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है। कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।